फिक्र में अब समय हो गया है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया गया है, जबकि बाकी 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। सुबह सेना के वाहन पर हमला करने वाले आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी। युवा स्वाभिमान पार्टी को बडनेरा सीट, राष्ट्रीय समाज पक्ष को गंगाखेड़ सीट, रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई को कलीना सीट और जन स्वराज्य शक्ति पक्ष को शाहूवाड़ी सीट दी गई। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। उपराज्यपाल ने इसकी जांच की मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी के 5 इंजीनियर्स पर जाली हस्ताक्षर और हेरा फेरी करने का आरोप लगाया गया है। त्योहारों के मौसम में लोगों के पास फर्जी स्कीम्स और मैसेजेस आने के मामले में आज गृह मंत्रालय एक्शन में आया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बहराइच में हुई हिंसा के मामले में एसपी वृंदा शुक्ला ने एक्शन लिया है। इस केस में 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर और 58 सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है। महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उपद्रव और आगजनी हुई थी। कल प्रधानमंत्री मोदी धनवंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ होगा। लखनऊ में व्यापारी मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके घर पहुंचे। मोहित पांडे की पत्नी सुषमा को 10 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी और सस्पेंशन भी होगा। कांग्रेस ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और पुलिस की तरफ से चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसियों ने आईईडी के साथ 22 हथियार जब्त किए हैं। बीते 1 साल में असम राइफल्स मणिपुर में 426 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 1480 हथियार बरामद कर चुकी है। पंजाब के मानसा में सिरसा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर कोई बमनुमा चीज फेंककर धमाका किया गया। धमाके के बाद पेट्रोल पंप मालिक को विदेशी नंबर से फोन और मैसेज कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। धमकी में कहा गया है कि यह सिर्फ ट्रेलर है। पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई। आप इस महाबली को भारतीय सेना के लिए युद्ध काल का संकट मोचक भी कह सकते हैं। इसका नाम है एयरबस C295 विमान। स्पेन में जिसका निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी करती है। फिलहाल अमेरिका समेत दुनिया के 37 देश इस महाबली की शक्ति से लैस हैं और यही शक्तिशाली विमान बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ही C295 विमान का निर्माण भी होगा। अपने देश में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर इस विमान को बनाएगी। इसलिए आप गर्व से इसे नए भारत का स्वदेशी उड़न खटोला भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे। वडोदरा में उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ भव्य रोड शो भी किया। यहीं पर उन्होंने स्पेन के पीएम के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने C295 की फैक्ट्री में जाकर इस विमान की शक्ति को करीब से जाना। सबसे पहले आपको पीएम मोदी के रोड शो और इस विमान फैक्ट्री के उद्घाटन वाली एक छोटी सी रील दिखाते हैं। इसके बाद आपको चीन पाकिस्तान की फिक्र बढ़ाने वाली C295 की सैन्य विशेषताएं भी बताएंगे। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम
C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। स्पेन के पीएम सांचेज पहली बार भारत आए। वो दिवाली के मौके पर भारत के विशेष अतिथि हैं। पीएम मोदी उन्हें आज गुजरात में बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़े महल लेकर गए थे। यहीं पर उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। हम इस महल की तस्वीरें आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी C295 विमान की बात कर लेते हैं। भारत ने वर्ष 2021 में करीब 211 अरब रुपए में स्पेन के साथ 56 एयरबस C295 विमानों का समझौता किया था। इस समझौते के तहत स्पेन अपने देश में 16 विमान बनाकर भारत में भेजेगा। बाकी के 40 विमान यहीं भारत में ही बनेंगे। भारत में पहली बार निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी। वडोदरा में पहला एयरक्राफ्ट साल 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है और सभी विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड अगले 25 सालों तक भारतीय वायुसेना के इन विमानों की देखरेख भी करेगा। C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 विमानों की जगह लेंगे। HS-748 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और मालवाहक जहाज है, जिसे 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। अब आते हैं C295 की सैन्य शक्ति पर। इस विमान को 2 पायलट्स उड़ाएंगे और यह एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है। इससे एक बार में 9000 किलोग्राम का पेलोड उठाया जा सकता है या फिर एक साथ 71 जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। 48 पैराट्रूपर्स या फिर 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक या फिर 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ इसमें 4 मेडिकल अटेंडेंट भी सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि मेडवैक का अर्थ होता है मेडिकल इवैक्यूएशन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपात स्थिति के दौरान मरीजों को हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए तेजी से और सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट, पैराशूट, ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा इस विमान को समुद्री गश्त के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर लंबाई वाला रनवे चाहिए होता है और उतरने के लिए सिर्फ 420 मीटर का रनवे जरूरी होता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए हवा में ही फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में रीफ्यूलिंग भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरबस C295 अटैक विमान भी बन सकता है, क्योंकि इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं जिसमें 800 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। और अब आते हैं भारत और स्पेन की दोस्ती पर, जिसके बारे में पीएम मोदी ने आज स्पेन के पीएम सांचेज से कहा कि भारत और स्पेन के बीच रणनीतिक साझेदारी अटूट है और दोनों देशों के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। पीएम मोदी उन्हें यही कल्चरल कनेक्ट दिखाने के लिए आज अपने साथ वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस भी लेकर गए थे। यहां के प्रसिद्ध दरबार हॉल में दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई। यहीं पर पीएम मोदी ने सांचेज के साथ लंच भी किया। यह मुलाकात ऐतिहासिक है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में ऐसी कोई बड़ी मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इस पैलेस का निर्माण साल 1890 में करवाया था। 10 साल चले इस महल के निर्माण में उस समय 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। हाउसिंग.com के अनुसार आज इसकी कीमत
24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास है। कहा जाता है कि यह लंदन के बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। इस महल में 170 छोटे बड़े कमरे हैं, जिसमें कुछ सिल्वर रूम या गुलाबी कमरे की थीम पर बने। और इस महल की खासियत इसका दरबार हॉल है, जिसमें एक भी खंबा नहीं है। और लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का मिला जुला रूप भी देखने को मिलता है। वैसे आज भारत स्पेन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की सुखद तस्वीरों के साथ साथ एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे आज की सबसे चर्चित, सबसे दिलचस्प तस्वीर कहा जा रहा है। यह तस्वीर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के रोड शो के दौरान देखने को मिली। इस दौरान दोनों नेताओं के स्वागत में कई लोग पोस्टर और बैनर लिए खड़े थे। इन्हीं लोगों में ये दिव्यांग छात्रा भी थी। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने इस दिव्यांग छात्रा से बात की। दिव्यांग छात्रा के हाथ में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम की एक खूबसूरत पेंटिंग थी, जिस पर दोनों नेताओं की नजर गई। इसके बाद रोड शो रोककर दोनों लीडर इस छात्रा से मिले। इस मुलाकात पर हमने सिर्फ 60 सेकंड की एक न्यूज रील तैयार की। दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उन दोनों। थोड़ा सा था कि वो देखेंगे तो ज़रूर नीचे उतर के मेरे पास से ले गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिक्र में चुनावी राज्य महाराष्ट्र की फाइल्स खोलते हैं, जहां नामांकन खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दलों या उम्मीदवार, उनके पास बस 18 घंटे बचे हैं, लेकिन सीटों का पेच ऐसा फंसा है कि सुलझ ही नहीं रहा। चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों का हाल एक जैसा ही है। मतभेद कितने गहरे हैं आज इसे भी समझेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर समझौते, नॉमिनेशन और उम्मीदवारों की लिस्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इसमें 25 नेताओं के नाम थे। अब तक करीब 150 उम्मीदवार बीजेपी के घोषित हो चुके हैं। 25 उम्मीदवारों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 2 नेताओं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पीए को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर को लातूर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वो इस साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुई थी। 2021 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीते जितेश अंतापुरकर को बीजेपी ने देगलूर से टिकट दिया है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। कई वर्षों तक फडणवीस के पीए रहे सुमित वानखेड़े आरवी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की लिस्ट के कुछ देर बाद शाम 5 बजे शरद पवार गुट ने भी एक लिस्ट जारी कर दी। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम थे। ये तो हो गई लिस्ट की बात, लेकिन उम्मीदवारों के लिहाज से दोनों गठबंधन के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए। एमवीए में कांग्रेस के 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। उद्धव गुट 87, जबकि शरद पवार गुट 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुका है, यानी 269 नाम सामने आ चुके हैं। 19 बाकी हैं। इसका मतलब हुआ कि इतनी सीटों पर मामला फंसा हुआ है। अब ये सीटें एमवीए सहयोगियों को देगी या तीनों दल खुद अपने स्तर पर बात करके उम्मीदवार तय करेंगे, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। महायुति में अब तक बीजेपी ने 146, शिंदे गुट ने 65 और अजीत गुट ने 49 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यहां कुल घोषित प्रत्याशियों का आंकड़ा 260 बनता है, यानी 28 सीटें ऐसी हैं जहां मामला शायद सुलझ नहीं पा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के बीच 17 सीटें ऐसी हैं जिनका बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर आज चर्चा भी होगी, जबकि बाकी सीटें ऐसी हैं जिनका तीनों दलों ने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन वो उम्मीदवार अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं।
लेटेस्ट अपडेट यह है कि महाराष्ट्र में 4 सीट बीजेपी ने छोटे सहयोगियों को दे दी। बडनेरा युवा स्वाभिमान पार्टी, गंगाखेड़ राष्ट्रीय समाज पक्ष, कलीना रामदास आठवले की आरपीआई और शाहूवाड़ी जन सुराज्य शक्ति पक्ष के खाते में गई। दरअसल एमवीए और महायुति में सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला आज तक सामने नहीं आया, जिससे यह पता चल जाए कि 288 की 288 फाइनल है। अब तो लिस्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि कौन कहां से उम्मीदवार दे रहा है। ऐसे में सारे उम्मीदवार घोषित होने के बाद कल ही यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू है, तो नॉमिनेशन भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। आपको आज के 2 हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन की खबर भी देते हैं। आज सीएम एकनाथ शिंदे ने कोपड़ी पचपाखड़ी सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले वो आनंद आश्रम पहुंचे और अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर रथ के रूप में तैयार एक वाहन में सवार होकर रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दिलचस्प यह है कि शिंदे का मुकाबला उद्धव गुट के केदार दीघे से होगा, जो उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के ही भतीजे हैं। आज डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने रैली भी की। दिलचस्प यह भी है कि आज ही शरद गुट के उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने भी बारामती से अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान शरद पवार खुद उनके साथ मौजूद रहे, जो बारामती के वोटर्स के लिए एक सियासी संदेश भी है कि चाणक्य शरद पवार अब अजित नहीं योगेंद्र के साथ है। एक तरह से मैदान में योगेंद्र नहीं शरद पवार ही खड़े हैं। वैसे आपको बता दें कि बारामती सीट भी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। यानी यहां चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई। शायद शरद पवार ये चाहते हैं कि जिस तरह वो अपने भतीजे से झटका खा गए, वैसे ही अजीत पवार को उनके भतीजे के जरिए मात दिलवाई जाए। आज नामांकन के बाद खुले मंच से अजीत पवार ने यही मुद्दा उठाकर अपने चाचा शरद पवार को टारगेट किया। रैली में अपने परिवार का जिक्र करते हुए वो जनता के सामने भावुक हो गए। उन्होंने शरद पवार का नाम लिए बिना उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। अजीत पवार ने कहा, मुझे बताया गया कि साहेब ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। साहेब ने परिवार में फूट डाल दी। राजनीति को इतने निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परिवार को एक होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन बिखरने में एक पल भी नहीं लगता। मैंने पहले अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब अन्य लोग भी गलतियां कर रहे हैं। पहिला फॉर्म मी भरणार होतो आम्ही बिकट मधनं परिस्थिती चांगली केली, आईने आधार दिला। आई सांगते की फॉर्म भरू नका माझ्या दादाच्या विरोधात। पाणी घे। ह्या पद्धतीनं जे काही चाललंय हे बरोबर नाही। मग मोठ्या व्यक्तींनी तर त्याच्यामध्ये सांगायला पाहिजे होतं। आता फॉर्म कुणी भरायला सांगितला, वरमाने साहेबांनी सांगितला, म्हणजे मग साहेबांनी आमचं तात्यासाहेबांचं घर फोडलं का? एवढंच सांगायचं की इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण आणू नये। घर एकोपा राहिला पिढ्यानपिढ्या जातात, तुटायला वेळ लागत नाही। सुना आपने अजीत पवार को। बारामती में शरद पवार की सियासी ताकत का अंदाजा अजीत पवार को भी है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के सामने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खड़ी थी। जीत सुप्रिया सुले की हुई, क्योंकि उनके पीछे शरद पवार खड़े थे। इस बार खुद मैदान में अजीत पवार हैं, लेकिन उनके सामने शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और अजीत के भतीजे योगेंद्र को टिकट दे दिया है। नामांकन में भी शरद पवार साथ दिखे। जाहिर है यह तस्वीर अजीत पवार ने भी देखी होगी, शायद इसीलिए उन्होंने परिवार वाला इमोशनल कार्ड चलाया। ना शरद पवार का नाम लिया और ना ही अपने भतीजे योगेंद्र का। खैर, बारामती की सियासत का असली पवार कौन है, यह तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि बारामती की जनता किसके साथ है। अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर नामांकन के आखिरी दिन तक कुछ सीटों का पेच क्यों फंसा रह जाता है। दरअसल राजनीति में यह एक नया ट्रेंड है। हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी ने 87 का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 3 सीटों की जानकारी नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले बताई गई। सियासी मामलों के जानकार इसके पीछे की एक वजह यह मान रहे हैं
कि अगर आखिरी वक्त तक कुछ विवादित सीटें फंसी रहेंगी और नामांकन के आखिरी दिन या कुछ घंटे पहले तक अगर उम्मीदवार बताए जाएं तो दल बदल या बगावत का खतरा कम होता है, क्योंकि वक्त इतना कम होगा कि अगर वो दूसरे दल में चले भी गए तो टिकट मिलना नामुमकिन होगा। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनके चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो है राज्य के, उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। हमको गारंटी है दादा चाहने वाले बारामती में, दादा से और कोई नहीं आने वाला, हमारे दादा चाहने वाले बारामती में। बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। I never made it personal because for me it's an ideological fight. It's not the person. I'm fighting against the policies of government of India. I'm fighting against the policies of government of Maharashtra. कांग्रेस और यूबीटी के बीच में अनऑफिशियल डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। महाराष्ट्र में ये चुनाव को महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई करके देखते। जो 1 नंबर पे महाराष्ट्र था वो 11 नंबर पर लेके जाने का पाप इस महायुति ने किया है, उस महापाप को मिटाना हम चाहते हैं। और महाराष्ट्र चुनाव की हलचल के बीच मुंबई में आज TV9 कॉन्क्लेव सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र हुआ, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अब से कुछ देर पहले इसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। सीएम चेहरे को लेकर हमारे सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे ही महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा घोषित करेगी, 15 मिनट में हम अपना चेहरा घोषित कर देंगे। और वो भी यही बात कहते हैं। अभी तो देखिए, हमारे लिए तो पक्का है, चुनाव के लिए गवर्नमेंट जा रही है। गवर्नमेंट के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं, एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी गवर्नमेंट के प्रमुख वो है, हमारे नेता वो है। इसलिए हमारे पास तो एक चेहरा है गवर्नमेंट का जो चुनाव के लिए जा रहा है। उनको पूछे उनका चेहरा तो कौन आप है? ये कह रहे हैं कि वही चेहरा है और वो बाद में भी वही आएंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत साफ शब्दों में इससे पहले भी मैंने बताया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जो फैसला है, चूँकि एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये 2 पार्टियों के अध्यक्ष और मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर तय करेगा कि कौन प्रमुख होगा। जो तय होगा उसके पीछे सब लोग खड़े होंगे। और पश्चिम से अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां कल राजनीति में नए सुपरस्टार की एंट्री हुई है। नाम है विजय, जिन्हें लोग थलापति भी बुलाते हैं। तमिल में थलापति का मतलब होता है कमांडर। विजय फिल्मों के कमांडर तो हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो सियासत में भी कमांडर साबित होंगे। विजय ने विलुपुरम में अपनी पार्टी का पहला राजनीतिक सम्मेलन किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया। लाखों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने अपनी पार्टी TVK यानी तमिलगा वेट्री कजगम की विचारधारा और लक्ष्य की जानकारियां साझा की। अपनी पार्टी का झंडा लहराया। झंडे में लाल और पीला रंग है, जबकि बीच में 2 हाथी। उन्होंने कहा, तमिल को अदालतों और मंदिरों की भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ये केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का अभियान है। अपने समर्थकों के इमोशन से भी उन्होंने खुद को जोड़ा और कहा कि मैं अपना करियर छोड़कर आया हूं। बीजेपी से मेरा वैचारिक, जबकि DMK से राजनीतिक मतभेद है। यानी विजय ने अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया और अपने तेवर से विरोधियों को चेन्नई से लेकर दिल्ली तक संदेश भी दे दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि विजय जितने मंझे हुए एक्टर हैं, शायद उतने ही मंझे हुए नेता भी साबित हों। विजय की पार्टी का थीम सॉन्ग 1950 के दशक में MG रामचंद्रन के गीतों से लिया गया है, जिसे खुद MG रामचंद्रन ने गाया था। दक्षिण के सुपरस्टार रहे MG रामचंद्रन भी तमिलनाडु के CM रह चुके हैं।
इसका मतलब यह है कि वो एमजीआर के जरिए तमिल अस्मिता की भावना को जगाना चाहते हैं। एमजीआर तमिलनाडु में सर्वमान्य नेता थे। पार्टी सॉन्ग के जरिए जनता को उनकी याद दिलाकर विजय भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक रैली में तमिल आइकॉन पेरियार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा को तो अपनाएंगे, लेकिन उनकी ईश्वर विरोधी विचारधारा से दूर रहेंगे। पेरियार ने द्रविड़ पहचान की वकालत करते हुए अलग द्रविड़ नाडु की मांग की थी। उन्होंने नास्तिकवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ रहे। यही नहीं, वो दक्षिण की राजनीति में हिंदी विरोध का प्रखर चेहरा रहे। इस वजह से उनका विरोध भी हुआ। विजय आज की राजनीति में छाना चाहते हैं, इसलिए वो पेरियार का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ। वो पेरियार के तमिल भाषा वाले एंगल को अपना एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन धार्मिक विरोध से दूरी भी रख रहे हैं। मतलब विजय की विचारधारा द्रविड़वाद और तमिल राष्ट्रवाद दोनों से प्रेरित है। तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही। करीब 70 से 80% वोट अलग अलग दौर में इन्हीं दलों को मिलते रहे। तमिलनाडु की सियासत में फिल्म स्टार्स के आने का इतिहास रहा है। 1967 में तमिलनाडु के सीएम रहे अन्ना दुरई फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर थे। वो डीएमके के नेता थे। अन्ना दुरई की विरासत को करुणानिधि ने आगे बढ़ाया। करुणानिधि भी तमिल सिनेमा से जुड़े थे। बाद में वो भी मुख्यमंत्री बने। एमजी रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। 1972 में डीएमके से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई और 5 साल बाद 1977 में वो मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता भी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी, जिन्होंने एमजीआर की राजनीतिक विरासत को मजबूती दी और 1991 में वो भी मुख्यमंत्री बनी। जयललिता के गुजर जाने के बाद से एआईएडीएमके की जमीन खिसकती चली गई और डीएमके सियासी तौर पर ताकतवर बनकर उभरी। He has not spelled out his policies. He had used this mass gathering to attack DMK and its governance. So I think he wants to take the share of ADMK votes. It is almost seeing a 2.5 hours cinema, not like a political drama. It looked like a drama. First thing is Thalapathy identify the two fascist forces at Veesalai. It's very historical moment it taken place. It is in next 13 years. He has taken a leaf from every political party's ideologies and tried to give masalas and mix that will suit TVK. That's what his attempt is all about. என்னோட உயிர் வணக்கங்கள். तो विजय राजनीति में आने के लिए कई साल से प्लान बना रहे थे। औपचारिक तौर पर उनका यह सपना 27 अक्टूबर को पूरा हुआ। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के जाने के बाद डीएमके के लिए मैदान खुला है। विपक्ष में कोई उनके आगे टिक नहीं पा रहा है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक स्टालिन अकेले छाए हुए हैं। ऐसे में विजय के लिए सुपरस्टार वाली छवि को भुनाने का मौका है। राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव है। उनके पास समय भी है। इजराइल के जिस बड़े हमले में हुए नुकसान को ईरान ने नकार दिया था, अब उसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। 24 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के सीक्रेट मिलिट्री बेस और दूसरे ठिकानों पर 100 मिसाइलों से हमला किया था। अब इसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान का पर्चिन मिलिट्री बेस है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने दावा किया है कि इसी बेस पर ईरान ने काफी पहले हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट किए थे, जो न्यूक्लियर बम जितनी तबाही ला सकते हैं। इसके अलावा ईरान के एक और मिलिट्री बेस पर भीषण तबाही का सैटेलाइट सबूत सामने आया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने पूरे 24 दिन का इंतजार किया और ठीक 24 अक्टूबर को ईरान में घुसकर ऐसा बारूदी विनाश किया जिससे पश्चिम एशिया की धरती थर्रा गई।
इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। तेल अवीव डिफेंस हेडक्वार्टर में बैठकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ खुद इस अटैक को मॉनिटर कर रहे थे। इस भीषण अटैक में ईरान को बड़े नुकसान का दावा किया गया, लेकिन ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा कि इजराइल के हमले को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही कम करके। हम अभी इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई से इनकार करते हैं। खामनेई बदले की कार्रवाई पर खामोश रहे क्योंकि शायद उन्हें हमले में हुए नुकसान का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अब प्लैनेट लैब्स की तरफ से आई सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर ईरान को कितना गहरा जख्म पहुंचा है। इजराइल के हमले में ईरान के पर्चिन मिलिट्री बेस को काफी नुकसान होने की खबर है। पर्चिन मिलिट्री बेस तेहरान से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहीं पर ईरान की तलाघान 2 न्यूक्लियर साइट है। इजराइल के अटैक के बाद यहां कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान हुआ। यहीं से इजराइल ने कुछ साल पहले ईरान का न्यूक्लियर डेटा जब्त किया था। इजराइल ने ईरान के खोजीर मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया। खोजीर मिलिट्री बेस तेहरान से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां ईरान की अंडरग्राउंड टनल और मिसाइल प्रोडक्शन साइट को नुकसान हुआ। यहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान की खबर है। इसके अलावा ईलम प्रोविंस में नेचुरल गैस प्रोडक्शन साइट को भी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इन दोनों मिलिट्री बेस पर ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि पहले खामोश रहने वाले ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिब्रू भाषा में अकाउंट बनाकर इजराइल को धमकी दी। खामनेई ने कहा, इजराइल ने ईरान की ताकत को आंकने में बड़ी गलती की है। हम इजराइल को समझाएंगे कि ईरान के पास क्या ताकत, क्षमता और इच्छा है। इसके बाद एक और पोस्ट में खामनेई ने इजराइल को धमकी दी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने खामनेई के हिब्रू भाषा में बनाए गए अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि शायद ईरान को भी एहसास हो गया है कि उस पर किया गया इजराइल का हमला कितना बड़ा था। अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी उसकी पुष्टि हो रही है। और फिक्र में अब बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। कल न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डोनाल्ड ट्रंप की ग्रैंड रैली हुई। इस रैली ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका में हजारों लोग इस स्टेडियम में मौजूद थे, तो करोड़ों लोगों ने ट्रंप के इस इवेंट को लाइव देखा। ट्रंप स्टेज पर अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ नजर आए। इस दौरान वो संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। इस रैली में खास मेहमान भी पहुंचे, जिनमें इलॉन मस्क, तुलसी गबार्ड, टकर कार्लसन और पूर्व रेसलर हल्क हॉगन भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भी जोरदार प्रचार कर रही हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में बड़ी रैली की और इस रैली में उनका सपोर्ट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी पहुंची। इस स्टेज से कमला ने फिर ट्रंप पर कई वार किए। खुद को मिडिल क्लास का बताते हुए कमला ने कहा कि जो उन्होंने सहा है उसकी कल्पना ट्रंप कभी नहीं कर सकते। इससे पहले कमला हैरिस ने अपने प्रचार और जनसंपर्क अभियान के तहत पेंसिल्वेनिया में चर्च, नाई की दुकान और बुक स्टोर का दौरा किया। इस सैलून में बैठकर कमला हैरिस ने काफी देर तक लोगों से बात की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी चुनाव में डिक्टेटर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप की तुलना हिटलर से करने वाली कमला हैरिस को अब ट्रंप के सपोर्टर इलॉन मस्क ने जवाब दिया है। तो वहीं अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ है जिसमें 3/4 वोटर्स कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वोटर्स की नर्व्स टटोलने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएन कॉलेज ने मिलकर एक ज्वाइंट सर्वे किया है। इस सर्वे में 3/4 वोटर्स ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। करीब आधे वोटर्स ने कहा लीडर अच्छा काम नहीं कर रहे। ज्यादातर वोटर्स ने कहा देश में भ्रष्टाचार है। इस सर्वे के बाद अमेरिका में कमला हैरिस का वो बयान फिर वायरल होने लगा है जिसमें उन्होंने ट्रंप की तुलना हिटलर से की थी। ट्रंप ने अब तक खुद इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स कमला हैरिस को खूब सुना रहे हैं।
इसमें पहला नाम एलन मस्क का है। वहीं कुछ दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई अमेरिका की पहली हिंदू नेता तुलसी गबार्ड ने भी कमला हैरिस को जवाब दिया है। वैसे अमेरिका में 5 नवंबर को वोटिंग से पहले ट्रंप और हैरिस की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र, हिटलर, तानाशाह, मिडिल क्लास और युद्ध जैसे शब्द जबरदस्त वायरल हैं।